हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने फाइलम इकाइनोडर्मेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जाना कि इनमें क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यानी जितने भी अभी तक के फाइलम हमने पढ़े हैं, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा में, एक फाइलम टीनोफोरा और एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इन दोनों के पूरे मेंबर ही मैराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब कि कोई ऐसा मेंबर नहीं है, इनके कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाए। ठीक है, तो टीनोफोरा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इन दोनों के पूरे मेंबर क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, यानी समुद्री में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये पहले क्या थे, पहले ये एंटेरोसिलोमेट थे, यानी एंटेरोसिलोमेट की शुरुआत फाइलम इकाइनोडर्मेट से होती है और कॉर्डेट में भी एंटेरोसिलोम होता है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम इनके बात कर लेते हैं, जैसे कि वो तो जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है उसमें बाकी जितने भी हैं कैरेक्टर, वो सब में जब हम किसी फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं तो वो सब के लिए कॉमन होता है, यानी उनमें पाए जाने वाले हर स्पीसीज के लिए। जैसे हमने इसीलिए हम पहला लेक्चर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का आपके लिए बनाते हैं कि उससे क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ा कॉकरोच को पढ़ा, प्रॉन को पढ़ा, तो कुछ जो कैरेक्टर थे वो सब में ही कॉमन थे। जैसे आर्थ्रोपोडा में जो बॉडी होती है उनकी क्या होती है, 3 पार्ट में डिवाइड, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, तो वो सब के लिए कॉमन होगा। चाहे आप मॉस्किटो पढ़ें, चाहे हाउस फ्लाई पढ़ें, चाहे आप प्रॉन पढ़ें। ठीक है, सेम वही चीज जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद आपने मोलस्का पढ़ा, मोलस्का में भी जो कॉमन कैरेक्टर है वो सबके लिए कॉमन होगा। जैसे कि मोलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल। तो वो पाइला में भी था और वो चीजें यूनियो के भी केस में थी। ठीक है, तो वैसे ही इसीलिए पहला ही जो लेक्चर मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से रिलेटेड होता है कि वो हर स्पीसीज के लिए कॉमन हो। आपको नहीं कुछ पॉइंट याद आ रहा है उसके बारे में लिखने के लिए, तो आप वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से जो याद आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो आपको पता ही है एलटी भी रिटन हो गया है, एलटी में भी आपको मेंस देना ही है, आश्रम पद्धति में भी मेंस देना होता है और जीआईसी में तो ऑलरेडी मेंस है ही, तो सब में आपको रिटन देना ही है, तो इसलिए कुछ पॉइंट आप वहां से नोट कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसमें इतना सफिशिएंट मटेरियल दिया हुआ है कि आप हर एक टॉपिक को पढ़ के आराम से अपना रिटन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर उस चीज को अपने आप से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और उससे रिलेटेड आपके पास 12th की बुक होगी, 11th 12th की बुक होंगी, चाहे आप यूपी बोर्ड ले लीजिए या एनसीईआरटी उठाइए, सबके लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट्स अबाउट वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, कुछ भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन उठाइए आप, और उसको आप पहले बुक से पढ़िए और फिर अपने आप से लिखने की कोशिश करिए कि आप कितने पॉइंट उसके बारे में लिख सकते हैं, कितने से ज्यादा। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है स्टारफिश। ठीक है, तो स्टारफिश के बारे में हम कुछ पहले पॉइंट जान ले जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सिर्फ हमको एक ही पढ़ना ही है, स्टारफिश के ही बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका फाइलम जो है एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपके 20 नंबर यहाँ से एकदम सॉलिड। हम स्टारफिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी बॉडी कितने लेयर की होती है, 3 लेयर की, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा हो गया कि इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया कि ये एंटेरोसिलोमेट होते हैं, एंटेरोसिलोम, मतलब इनमें जो सिलोम है वो ट्रू सिलोम है। ठीक है, उसके बाद से ये तो हुई इसके कुछ कॉमन पॉइंट के बारे में बात,
कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंटेरोसिलोमेट होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हुआ ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब। ये रहा इसका कुछ कॉमन पॉइंट जो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से था। अब हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा समुद्र में ही पाए जाते हैं, कभी भी फ्रेश वाटर में आप स्टार फिश को नहीं देखेंगे। यानी जैसे आपके आसपास अगर कोई तालाब हो, झील हो, तो उसमें आपने कभी स्टार फिश को नहीं देखा होगा, जबकि पाइला को देखा होगा, कभी कभी आपने यूनियो को भी देखा होगा, लेकिन प्रॉन को भी देखा होगा, झींगा मछली जो होती है। और लेकिन जो बड़े साइज की होती है वो आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है, वो सी वाटर में ही या मैराइन देखने को मिलती है। तो सेम वही कहानी है स्टारफिश की। स्टारफिश आर मैराइन एनिमल फाउंड ओनली इन सी एंड ओशियन, नेवर सी इन फ्रेश वाटर। कभी भी आपको ये फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलता है। दे लीव मोस्टली इन द बेंथिक जोन। बेंथिक जोन का मतलब ये हमेशा बॉटम में पाई जाती है, कभी भी ऊपरी छिछले पानी में नहीं पाया जाता। फ्रॉम द इंटररेटाइडल रीजन ऑफ डीप ओशियन फ्लोर, यानी ओशियन के सबसे निचले तले पे यानी बेंथिक रीजन पे पाई जाती है। कॉमनली फाउंड इन रॉकी शोर, कोरल रीफ, सैंडी बॉटम एंड सी ग्रास वीड्स। ये अक्सर जहाँ पे समुद्रों में जहाँ बड़े बड़े चट्टान होते हैं या कोरल रीफ होता है, ठीक है, सैंडी बॉटम हो यानी सैंडी बॉटम हो यानी जहाँ पे बालू की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, सी ग्रास वीड्स हो जहाँ पे समुद्री घास ज्यादा उगे हो, ऐसे जोन में आपको स्टारफिश देखने को मिलेगा। दे प्रेफर एरिया विथ प्लेंटी ऑफ बाइवॉल्विया। ये ऐसे एरिया को प्रेफर करते हैं जहाँ पे बाइवॉल्विया का डेवलपमेंट हो। बाइवॉल्विया आपने फाइलम मोलस्का में पढ़ा था, यूनिवॉल्विया और बाइवॉल्विया। यूनिवॉल्विया का मतलब सिंगल सेल और बाइवॉल्विया का मतलब दो सेल। ठीक है, तो बाइवॉल्विया में आपने फ्रेश वाटर मसल्स पढ़ा था यूनियो के बारे में। तो स्टारफिश ऐसी जगहों को प्रिफर करते हैं जहाँ पे क्या हो, क्लैम हो, मसल्स हो, ऑयस्टर हो, वहाँ पे ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देयर मेन फूड सोर्स, क्योंकि ये सब क्या होते हैं स्टार फिश के ये फूड के सोर्स होते हैं, क्योंकि ये छोटे एनिमल्स होते हैं, स्टारफिश थोड़ी बड़ी साइज की। सम स्पीसीज लिव इन सैलो कोस्टल वाटर while other occur at depth of several thousand मीटर। कुछ जो होती हैं, जो स्मॉलेस्ट आपकी स्टार फिश होती हैं, वो कोस्टल वाटर में ही पाई जाती है, यानी ऊपरी हिस्से में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ जो होते हैं सेवरल थाउजेंड मीटर अंदर पाई जाती है, डीपेस्ट। मोड ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो ये मेनली कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाना प्रेफर करते हैं, और धीरे धीरे चलते हैं यानी स्लो मूविंग होते हैं। और बेंथिक, बेंथिक का मतलब एकदम समुद्र की तली में। ठीक है, मोड ऑफ लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली ये क्या होते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। और इनका मूवमेंट होता किससे है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट। आगे हम ट्यूब फिट के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो 5 आर्म होते हैं ना, उसी आर्म में टू लाइन ट्यूब फिट होती है, हर में 2 रो होती है ट्यूब फिट की। उसके बाद हमने कहा कि ये बेंथिक होते हैं यानी समुद्र की तली पे पाए जाते हैं, और ये कार्निवोर्स एनिमल है यानी मांसाहारी हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये मसल्स, ऑयस्टर, ये सब जहाँ पे ग्रो करते हैं वहीं पे आपको ये देखने को मिलता है। दे यूज फीडिंग हैबिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रीडेटरी फीड ऑन मोलस्कन, स्पेशली बाइवाल्विया। इनका सबसे जो फेवरेट फूड है वो क्या है, बाइवाल्विया के एनिमल है। जैसे बाइवाल्विया में आपका यूनियो आ जाता है, ठीक है, और आपका ऑयस्टर जिससे मोती, ठीक है, ऑयस्टर जिससे हम मोती ऑब्टेन करते हैं ना, तो ये सब क्या है, इसके अच्छे फूड मटेरियल हैं स्टारफिश के। दे यूज देयर ट्यूब फूड टू प्रे ओपन सेल। ये क्या करती हैं कि अपने ट्यूब फूड का यूज करती हैं, जो ओपन सेल है उसका। दे एवर्ट देयर स्टमक इनटू प्रे सेल टू डाइजेस्ट फूड एक्सटर्नली। ये फूड का डाइजेशन एक्सटर्नली करते हैं यानी बाहर, और ये अपने ट्यूब फूड का काम करती हैं प्रे को पकड़ने के लिए। ठीक है, यानी जो छोटे छोटे यूनियो हो गया, ऑयस्टर हो गया, आपका क्लैम हो गए, फ्रेश वाटर आपका ये मसल्स हो गए, जो भी है,
ठीक है। इन मसल्स को क्या कहते हैं, पकड़ने का काम करता है इनका ट्यूब फुट, एज अ फूड मटेरियल की तरह यूज करते हैं ये। सम आर स्कैवेंजर आर डेट्राइटस फीडर, कुछ जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स भी होते हैं। स्कैवेंजर का मतलब अपमार्जक, यानी जो साफ सफाई वाला काम करें, ठीक है। तो जो समुद्र में छोटे छोटे मान लीजिए इंसेक्ट जो भी समुद्री हैं, उनको ये खा लेंगे तो एक तरीके से समुद्र की सफाई ही हो गई। तो ये स्कैवेंजर का भी एक तरीके से वर्क करते हैं। तो ये रहा इनके कुछ हैबिट और हैबिटेट के बारे में, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, कि ये मेनली समुद्र में ही रहते हैं और ये कार्निवोर्स होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं, और ट्यूब फिट का काम करते हैं, ट्यूब फिट का यूज करते हैं ये एनिमल को स्पेशली पकड़ने के लिए, अपने जो फूड मटेरियल है उसको पकड़ने के लिए ये अपने ट्यूब फुट का यूज करते हैं। लोकोमोशन की हम बात करते हैं तो ये इनका मूवमेंट किससे होता है, ट्यूब फुट का, जिसे हम और इनमें एक स्पेशल वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ही थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में, एंड ट्यूब फिट, और इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ही क्या होता है, ट्यूब फिट होता है, ठीक है। तो इनका लोकोमोशन मेनली ट्यूब फिट की वजह से होता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम को ही हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ये ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। कभी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ना दे करके आपको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसी का नाम है। इनके बिहेवियर की अगर हम बात करें तो जनरली ये सॉलिटरी होते हैं बट कैन गैदर इन ग्रुप वेयर फूड इज अबंडेंट। ये मेनली एकांतवासी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब कि अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी सॉलिटरी शब्द दिया हो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एकांतवासी हैं, एकांतवासी। जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश में जहाँ टफ वर्ड आएगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। यानी सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं, यानी ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे फूड का अमाउंट ज्यादा है वहाँ पे ये ग्रुप में भी देखने को मिलते हैं। गैदर इन अ ग्रुप वेयर फूड इज अबंडेंट, जहाँ पे फूड मटेरियल ज्यादा होता है वहाँ पे ये आपको ग्रुप में भी देखने को मिलेंगे। एक्टिव मेनली एट नाइट, नॉक्ट्यूरिनल इन मेनी स्पीसीज, बहुत सारी इसकी स्पीसीज जो है वो क्या होती है, नाइट में ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है। ये अक्सर नॉक्ट्यूरिनल है। अगर हम इनके स्पेशल हैबिट की बात करें तो हाई रिजनरेटिव पावर, इनमें भी हाई रिजनरेशन की पावर पाई जाती है। यदि आप इनका एक आर्म काट देंगे तो वो उससे मतलब पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। दे कैन रीग्रो लास्ट आर्म, अगर इसका कोई पार्ट आर्म अगर काट दिए तो उससे नई आर्म बन जाती है। एंड सम टाइम एन एंटायर न्यू स्टारफिश, सम टाइम एन एंटायर न्यू स्टारफिश कैन फॉर्म फ्रॉम वन आर्म एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क, ठीक है। एक सेंट्रल डिस्क से उसका या तो पूरा पार्ट बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर उस ये रहता है उसका सेंट्रल डिस्क और यहीं से उसके 5 आर्म अटैच रहते हैं। तो अगर कोई भी एक आर्म कट कर दिया जाए तो एक आर्म से या तो उसकी पूरी बॉडी बन सकती है, ठीक है, उसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। और नहीं तो अगर सेंट्रल डिस्क है तो सेंट्रल डिस्क से भी, अगर मान लीजिए कोई आर्म कट गया है, सेंट्रल डिस्क अगर बची है तो सेंट्रल डिस्क से भी इसकी पूरी की पूरी बॉडी बन सकती है, ठीक है। तो ये है इसका स्पेशल हैबिट कि इनमें क्या पाई जाती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे आपने ये कंडीशन प्लेनेरिया में भी देखा, हाइड्रा में भी देखा, उनमें भी हाई रीजनरेटिव पावर होता है। तो इसमें भी आपका स्टार फिश के भी केस में क्या होता है, इनमें हाई रीजनरेशन पावर होता है। अगर कोई एक आर्म कटता है उससे नई आर्म बन सकती है या एक आर्म से पूरी होल बॉडी भी प्रिपेयर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके हमने कुछ इसके स्पेशल पर अभी तक आपने जो पढ़ा उसको एज ए समरी के फॉर्म में यहाँ पे नोट किया हुआ है मैंने। देखिए जब कभी हम कोई चीज को अगर हमें रिटन फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, देख अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, जैसे मान लीजिए अभी आपको टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, वो तो क्वेश्चन आपको सिर्फ ये नोट वाले से ही आपके क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपको रिटन के फॉर्म में देना है, अभी आपको एलटी का मेंस देना है, जीआईसी का मेंस देना है, तो उस केस में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में।
जैसे हमने नोट करके यहाँ पॉइंट लिखा है, जो अभी तक आपने पढ़ा उसकी एकदम टोटल समरी। स्टारफिश आर बेंथिक मैराइन कार्निवोर्स। स्टारफिश क्या है? बेंथिक है, यानी समुद्र के तलों पे पाए जाने वाले हैं, ठीक है। और मैराइन होते हैं समुद्री जल में, और कार्निवोर्स होते हैं यानी मांसाहारी होते हैं। लिविंग मोस्टली ऑन रॉकी आर सैंडी सी। ये वहां पे ऐसे समुद्रों में पाए जाते हैं जहां बड़े बड़े रॉक्स हों या बालू का अमाउंट ज्यादा हो। बॉटम एंड फीडिंग मेनली ऑन मोलस्कन। इनका बेस्ट फूड क्या होता है? मोलस्का के एनिमल होते हैं। मूविंग विद द ट्यूब फिट। इनका मूवमेंट किसके हेल्प से होता है? विद द ट्यूब फिट। एंड शोइंग रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसकी 2 लाइन में एकदम समरी है ये, ठीक है, कि इनमें क्या होती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो ये रहा इसके सिर्फ बिहेवियर के बारे में और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर हम अब इसके मार्फोलॉजी की बात करें कि स्टारफिश दिखता कैसा है, इसके बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्सल सरफेस पे कौन कौन से पार्ट होते हैं और वेंट्रल साइड पे कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखे रहिएगा। सॉरी। मार्फोलॉजी ऑफ स्टारफिश की अगर हम बात करें, शेप और सिमेट्री। बॉडी ऑफ स्टार शेप्ड। आपको ये पता ही है, नाम से ही क्लियर है कि इनका नाम ही क्या है? स्टार फिश। तो इनकी बॉडी क्या होती है? स्टार शेप्ड होती है। ये हो गया इसका सेंट्रल डिस्क, और ये कुछ हो गए इसके 5 आर्म। ये थोड़ा सा पतला हो गया, 1 मिनट। और इन्हीं 5 आर्म में क्या होता है? ट्यूब फिट होता है। 1 सेकेंड, ये वाला थोड़ा सा ये पतला हो गया है, बस। हम्म, तो ये है स्टारफिश की बॉडी। ये बीच वाला इसका सेंट्रल डिस्क, और ये है इसके आर्म, ठीक है। हाँ, ये रहा कुछ इसके 5 आर्म। ये क्या है? इसका सीडी यानी सेंट्रल डिस्क, और ये इसके 5 आर्म। इनमें 5 आर्म होती है, और बॉडी आप देख रहे हैं कैसा है? स्टार शेप्ड है, पेंटामेरस होता है। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, तो आपको बताया था कि एडल्ट में हमेशा क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, और आपका लार्वा में क्या होता है? बाइलेटरल। क्योंकि इसकी सिमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो अगर इसके हम 5 आर्म की बात करें तो तो इसकी वजह से 5 का मतलब पेंटा, ठीक है। जैसे 6 के लिए हम हेक्सा का यूज करते हैं, तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और इनमें 5 आर्म होते हैं, और इसके जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। इसमें 2 सरफेस होता है, एक होता है ओरल सरफेस और एक होता है एबोरल सरफेस। ओरल का मतलब माउथ से, ऐसे सरफेस जिस सरफेस पे क्या हो? माउथ प्रेजेंट हो। और एबोरल सरफेस जस्ट उसके अपोजिट साइड वाला सरफेस होता है, जहाँ पे माउथ नहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। माउथ के जस्ट अपोजिट साइड वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं? एबोरल सरफेस कहते हैं। तो इसका जो माउथ होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस पे, जबकि एबोरल सरफेस कहाँ होता है? वो डॉर्सल सरफेस पे होता है, ठीक है। और अभी हम इसकी मार्फोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी शेप और सिमेट्री यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे नोट किया हुआ है वैसे तो मैंने, कि इनकी बॉडी कैसी है। जो अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी इनकी स्टार शेप्ड होती है, और 5 आर्म होते हैं यूजुअली विथ 5 आर्म्स। पेंटामेरस एंड रेडियल सिमेट्री। इनमें पेंटामेरस यानी 1 2 3 4 और 5, तो इनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। और इनके बीच में क्या है? ये सेंट्रल डिस्क है, ये इसका सेंट्रल डिस्क है, ठीक है।
सम स्पीसीज में है मोर देन 5 आर्म्स, कुछ जो होते हैं उनमें 5 से ज्यादा आर्म्स भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने नोट किया हुआ है कि हेलिएस्टर विथ अप टू 40 आर्म्स, सोचिए उसके में कितने आर्म्स होते हैं, लगभग 40 आर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। हेलिएस्टर एक ऐसा स्टारफिश की ही स्पीसीज है, उसमें 40 आर्म्स। और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, ये तो आप पिछले लेक्चर से ही देख रहे हैं कि इनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और बॉडी का जो दो सरफेस अभी आपको मैंने बताया कि ओरल सरफेस होता है जिसे हम वेंट्रल कहते हैं, और एबोरल सरफेस जो कि डार्सल सरफेस होता है। ओरल का मतलब माउथ, तो ओरल सरफेस साइड विद द माउथ, माउथ वाले सरफेस पे फेसिंग डाउनवर्ड। और एबोरल का मतलब अपोजिट टू द माउथ, माउथ के जस्ट अपोजिट वाला, फेसिंग अपवर्ड। इसका फेस जो होता है वो अपवर्ड होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है, जो माउथ वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि माउथ वाला नीचे की तरफ होगा तो वो जल्दी से आर्म से अपने आर्म में ही ट्यूब फिट होती है, तो उसकी जो ट्यूब फिट होता है उसके थ्रू वो फूड मटेरियल को पकड़ेगा और सीधा अपने माउथ में ले लेगा। ठीक है, तो माउथ जो होता है वो डाउनवर्ड फेसिंग होता है। और सेंट्रल डिस्क की अगर हम बात करें तो इसके जो बीच में हिस्सा है वही क्या है, इसका सेंट्रल डिस्क है। सेंट्रल डिस्क लाई इन द मिडिल वेयर ऑल आर्म मीट। सेंट्रल डिस्क इसके मिडिल में होता है जहाँ पे सारे के सारे आर्म्स आप देख रहे हैं आकर के क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, यानी सेंट्रल डिस्क से ही ये 5 के 5 आर्म ओरिजिनेट हुए हैं या निकले हुए हैं और यहीं पे आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, इट कंटेन द माउथ, ओरल साइड एंड एनस, एबोरल साइड। ओरल से ही आप याद रखेंगे कि ओरल साइड पे क्या रहेगा, माउथ प्रेजेंट रहेगा, तो इसके ओरल साइड पे क्या है, माउथ। और इसी सेंट्रल डिस्क में ही रहता है, आर्म में ये चीजें नहीं है। ठीक है, और एनस क्या होता है, एबोरल सरफेस पे, यानी उसके पिछले वाले हिस्से पे, यानी डॉर्सल हिस्से में एनस और मीडियोपोराइट प्रेजेंट होता है। आर्म की अगर हम बात करें तो इसी आर्म में ट्यूफिट होता है। यूजुअली 5 आर टेपरिंग एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से ही निकले हुए होते हैं और डिस्क में ही आके मिलते हैं। ईच आर्म कंटेन ट्यूफिट, इसी में ट्यूफिट होता है, अरेंज इन रो अलोंग द एम्बुलेक्रल ग्रूव, ओरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखे रहिएगा। ट्यूब फिट आर यूज फॉर लोकोमोशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्यूब फिट का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, अटैचमेंट में भी हेल्प करती है, और कैप्चरिंग प्रे यानी इसके फूड मटेरियल को पकड़ने में भी ट्यूब फिट हेल्प करता है। और ये ट्यूब फिट प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये प्रेजेंट होते हैं इसके 5 आर में, और हमेशा ये 2 रो में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए ये 5 आर्म है, तो यहाँ पे ये आपके कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फिट, ऐसे 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 करके। ये जो येलो से मैं आपको बना रही हूँ ये क्या है, ट्यूब फिट है, कुछ ऐसे ये प्रेजेंट होता है। ये 2 के रो में हर ट्यूब फिट में 5 के जो 5 है ना, इन सब में प्रेजेंट होता है। ये येलो वाला क्या है, ट्यूब फिट है। और इस ट्यूब फिट का काम क्या है, प्रे को पकड़ना, लोकोमोशन में हेल्प करना, और कहीं पे भी अटैचमेंट के लिए भी, यानी स्टारफिश की बॉडी जैसे मान लीजिए रॉक के पास अगर पाई जा रही है, तो रॉक के ऊपर पाई जा रही है तो रॉक से कैसे अटैच रहेगी, या सैंडी बालू में ही है, मतलब जो सैंडी एरिया है मेराइन का वहां पे ही है, तो उसको अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, कोई चीज तो चाहिए जिससे वो अटैच हो, तो वो ट्यूब फिट ही उसमें हेल्प करता है। और ये ट्यूब फिट प्रेजेंट कहाँ है, ये इसके जो 5 आर्म है यहीं पे ये क्या है, ट्यूब फिट प्रेजेंट है। पांचों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 2 रो में ऐसे ही रहता है। और ये किस हिस्से में रहता है, ओरल साइड में रहता है। ठीक है, अब ये देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ओरल और एबोरल सरफेस में क्या क्या पाया जाता है, ये ऑप्शन आपको छांटने को आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओरल सरफेस के स्ट्रक्चर में देखिए मेनली 3 चीज, माउथ, एम्बुलेक्रल ग्रूव और ट्यूब फिट,
ये तीनों के तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और स्पाइन, स्पाइन दोनों हिस्से में रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहिएगा आप। तो ये तीनों चीज अम्बू माउथ, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स और ट्यूफिट, ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, ओरल सरफेस पे। ओरल से तो आपको माउथ याद रहेगा, लेकिन कभी कभी बच्चे ट्यूफिट में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। माउथ सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में रहती है, लार्ज, सराउंडेड बाई ए पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन, एक पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन के द्वारा वो घिरी हुई रहती है, ठीक है। और एम्बुलेक्रल ग्रूव की अगर हम बात करें तो रेडिएटिंग ग्रूव ऑन ईच आर्म कंटेनिंग ट्यूब फिट, यही एम्बुलेक्रल ग्रूव है जिसके अंदर क्या होता है, ट्यूब फिट रहता है। और ट्यूब फिट क्या है, ये हॉलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ऐसे रहता है। तो ट्यूब फिट हॉलो एक्सटेंसिबल सकर बियरिंग स्ट्रक्चर है, कनेक्ट टू द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट रहता है ट्यूब फिट, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपके ओरल सरफेस पे पाई जाती है, माउथ, एम्बुलेक्रल ग्रुप्स और ट्यूब फिट। और अगर हम एबोरल सरफेस की बात करें, जो कि माउथ के जस्ट अपोजिट एंड पे रहता है, लेकिन इसका फेशिंग क्या होता है, अपवर्ड रहता है। और ये माउथ वाला जो सिस्टम है, इसका फेशिंग क्या होता है, डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। एबोरल सरफेस के स्ट्रक्चर पे क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, एनस, एनस माइन्यूट लोकेटेड एट द सेंट्रल ऑफ डिस्क, एनस जो होती है डिस्क के सेंट्रली पार्ट में लोकेटेड होती है, और जिसका काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना। उसके बाद मेडिपोराइट होता है, मेडिपोराइट के बारे में हम जब एम्बुलेक्रल सिस्टम पढ़ेंगे यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एम्बुलेक्रल ग्रुप्स कहाँ होता है, ट्यूफिट कहाँ होता है, मेडिपोराइट कहाँ होता है, क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रक्चर है। अभी हम यहाँ पे छोटी जगह स्पेस कम है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। और आगे जब हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सब का हम वहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे मेडिपोराइट होता है और कहाँ पे एम्बुलेक्रल ग्रुप्स होते हैं। मेडिपोराइट एक क्लिकेरियस सिव लाइक प्लेट नियर द एनस, ये क्लिकेरियस होता है यानी हार्ड होता है, एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर हो, समझिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जो कि एनस के, मान लीजिए ये सेंट्रल डिस्क है, यहाँ एनस है, और एनस के जस्ट पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वही क्या होता है, मेडिपोराइट होता है। एंट्री पॉइंट फॉर सी वाटर इनटू द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये क्या करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एंट्री कराता है वाटर को, ठीक है, वाटर के एंट्री के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। अब स्पाइन की बात करें हम, तो आपको पता है ये जो 5 आर्म, यहाँ से जो इसके 5 आर्म अटैच होते हैं, तो इस 5 आर्म में क्या होता है, स्पाइन प्रेजेंट होती है, एकदम नुकीली नुकीले कांटे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पाइन है वो किस सरफेस पे होता है, वो भी एबोरल सरफेस पे ही होता है, जो कि क्या करता है, इसका, इसकी बॉडी का, भाई स्पाइन किसी भी में भी पाया जाता है, तो वो उसकी बॉडी का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किसी अदर प्रे से, मतलब कोई और अदर इस प्रे इसको पकड़ ना ले, इसको अपना फूड मटेरियल ना बना ले, जैसे ही बनाएगा तो उसकी बॉडी में क्या होंगे, इसकी स्पाइन चुभ जाएंगे ना, तो इसलिए इसमें स्पाइन पाई जाती है क्लिकेरियस, जो कि क्या करती है, इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इसके किस सरफेस पे पाया जा रहा है, एबोरल सरफेस पे, स्पाइन, ठीक है। अब हम पेडिसिलरी की बात करें, तो ये पेडिसिलरी जो होती है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है, स्मॉल पिन लाइक स्ट्रक्चर यूज टू क्लीन द बॉडी सरफेस, ये पेडिसिलरी बड़ी तेजी से पूछा जाता है इसका फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्लीनिंग का काम होता है, क्लीन द बॉडी सरफेस एंड कैप्चर टीनी प्रे, ये छोटे छोटे प्रे को पकड़ने का काम करती है, और पेडिसिलरी क्या करती है, इनकी बॉडी को क्लीन रखती है। पैपुली की बात करें या डर्मल ब्रैंकाई, जो कि आपको ब्रैंकिया से ही कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रैंकिया टर्म किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो पैपुली भी किस सरफेस पे पाई जा रही है, एबोरल सरफेस पे, और इसका काम क्या है, ये थिन वॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन,
इसकी बॉडी में ये दोनों ही हेल्प करती है, यानी प्रोजेक्ट रिस्पिरेशन का भी काम करती है और एक्सक्रीशन का भी काम करती है। ठीक है, यानी एयर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से एयर आता है, यानी पानी से ही ये बाहर तो निकलते नहीं है, तो वाटर में ही जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उसी को ये रिस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी क्या होता है, पैपुली के ही थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी पे जो ये 5 आप आर्म देख रहे हैं, इन पे क्या होता है, छोटे 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 स्पाइन लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। और ये स्पाइन किसके बने होते हैं, क्लिकेरियस होते हैं, यानी कैल्शियम के बने होते हैं, हार्ड होते हैं। तो बॉडी वॉल एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल कंटेन क्लिकेरियस ओसिकल्स फॉर्मिंग ए रिजिड एंडोस्केलेटन, हार्ड एंडोस्केलेटन होता है, एंड प्रोवाइडिंग शेप एंड सपोर्ट, जो कि इसकी बॉडी को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट। मान लीजिए ये 5 आर्म है, इसके ऊपर क्लिकेरियस यानी हार्ड कवरिंग है स्पाइन की और कैल्शियम की, तो इसकी वजह से इसको क्या होता है, एक शेप प्रोवाइड होता है। नहीं तो अगर ये फ्लपी होता है यानी स्मूथ होता तो इसके 5 आर्म इधर उधर होते, कोई इनका फिक्स शेप नहीं होता। तो इस वजह से ही इनकी बॉडी वॉल में क्या होता है, क्लिकेरियस ओसिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉडी का एक परफेक्ट शेप होता है, इनके 5 आर्म का स्पेशली शेप होता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ एम्बुलेक्रल ग्रूव होता है, कहाँ ट्यूफिट होता है। अभी तक आप सिर्फ सिंपल सा स्ट्रक्चर देख रहे थे, अभी यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए। ये क्या है, ये है इसका जो बड़ा सा हिस्सा है, यही क्या है, इसका सेंट्रल डिस्क है। इसी सेंट्रल डिस्क में एम्बुलेक्रल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इस सेंट्रल डिस्क में यहाँ का हिस्सा देखिए, ये क्या है, एनस है। ठीक है, ये एनस वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद ये क्या है, इसकी डर्मल ओसिलाई है, मतलब डर्मल स्किन है। और ये इसके जो छोटे छोटे आप पार्ट देख रहे हैं ऐसे ऐसे कुछ, यही इसका क्या है, स्पाइन है, यानी कांटे जो इसकी बॉडी पे पाई जा रही है। और ये दोनों तरफ का हिस्सा यहाँ पे देखिए, ये जो आप लाइनिंग ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये जो दोनों तरफ का हिस्सा है ये इसका पायरोलिक, हाँ पाइलोरिक सिकी है। और ये इसका पाइलोरिक डक्ट है। अभी हम स्टमक पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप देखेंगे, तो वहां से आपको क्लियर होगा। ये इसका कार्डियक स्टमक है, स्टमक दो हिस्से में है, ये कार्डियक स्टमक और ये है पाइलोरिक स्टमक। इसी पाइलोरिक स्टमक से यहाँ से ये कार्डियक स्टमक है और ये पाइलोरिक स्टमक, और ये मान लीजिए ये पाइलोरिक है और ये कार्डियक स्टमक। इसी पाइलोरिक स्टमक से ये क्या जा रही है, उसकी डक्ट जा रही है, यानी पतली पतली नलियां जा रही हैं जो उसके आर्म तक फूड मटेरियल को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये है रिंग कैनाल, ये है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रिंग कैनाल है, और ये है एम्पुली या रेडियल लेटरल कैनाल, और ये है रेडियल कैनाल। यहाँ पे आप देखिए इस वाले आर्म में देखिए ऐसे 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 कुछ फिलिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसका गोनड है और ये स्टोन कैनाल है। जब हम एम्बुलेक्रल सिस्टम पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए ये इनकी बॉडी का आर्म है, ठीक है, ये 5 आर्म लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ, तो ये क्या हो गया आपका स्टोन कैनाल। और ये ऊपर मेडियोपोराइट होता है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, और यहाँ से आने वाला स्टोन कैनाल इसको ये क्या करता है, रिंग कैनाल से जोड़ता है। ठीक है, ये मेडियोपोराइट और ये स्टोन कैनाल और ये रिंग कैनाल को अटैच करता है। ठीक, तो सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यही है एम्बुलेक्रल रिज्ड, यानी रिज्ड का मतलब खांचे एक तरीके से हम कहें तो। ये इसका आई स्पॉट है, इसमें हर आर्म में आई पाई जाती है। ठीक है, ये इसका ट्यूब फिट, जो कि मैंने आपको अभी बताया ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ इसका इंटेस्टाइन होता है और ये इसकी मेडियोपोराइट की प्लेट है। ठीक है, ये इसकी मेडियोपोराइट की प्लेट है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्पेशल लिखा हुआ है कि स्टारफिश हैव ए रेडियल सिमेट्री पेंटा रेडियल, एक तरीके से, क्योंकि पांचों आर्म में पाई जा रही है, 5 आर्म में ना,
तो रेडियल सिमेट्री, स्टार शेप्ड बॉडी विथ 5 आर्म अराउंड ए सेंट्रल डिस्क, एक सेंट्रल डिस्क के चारों तरफ इसके क्या है 5 आर्म निकले हुए हैं। द ओरल सरफेस बियर माउथ, ट्यूफिट एंड एम्बुलेक्रल ग्रुप। ओरल सरफेस में यही तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, माउथ प्रेजेंट होता है, ट्यूब फिट रहता है और एम्बुलेक्रल ग्रुव रहता है। वाइल द एबोरल सरफेस, उसके एबोरल सरफेस यानी जस्ट अपोजिट वाले सरफेस पे क्या होता है एनस, वहां पे 5 चीजें प्रेजेंट होती है। पहला एनस हो गया, दूसरा मेडिपोराइट हो गया, तीसरा स्पाइन हो गया, चौथा पेडिसिलरी हो गया और पांचवा क्या हो गया पैपुली। पैपुली का काम क्या होता है इसके रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। पेडिसिलरी का काम क्या होता है कि इसकी बॉडी को क्लीन रखना और छोटे छोटे प्रे को पकड़ने का काम करना, ठीक है। और स्पाइन क्या करते हैं, इसकी बॉडी को फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करते हैं और इसके बॉडी को किसी अदर प्रे से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। देयर बॉडी वॉल कंटेन क्लिकेरियस ओसिलाई फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन, इसकी बॉडी में क्या होते हैं कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी में क्लिकेरियस ओसिकल्स होते हैं जो कि इनके एंडोस्केलेटन को हार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये है स्टार फिश का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसके बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं, इनकी बॉडी में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। तो आपको पता है आउटर को हम एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और मसल्स लेयर, ठीक। इनकी बॉडी जो होती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या होते हैं साइजोसिलोमेट होते हैं। और साइजोसिलोमेट का मतलब इन ये ट्रू सीलोम होता है, ठीक है। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। ट्रू सीलोम और स्यूडो सीलोमेट का मतलब आपको जब मैंने पहला लेक्चर डाला था किंगडम एनिमलिया का तो उसमें आपको एकदम डिटेल में बताया था, आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि सीलोमेट एनिमल क्या होते हैं, साइजोसिलोमेट क्या होते हैं, एंटेरोसिलोम क्या होता है और स्यूडोसिलोम क्या होता है। इन तीनों में आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। इपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर जो होती है। वैसे 3 लेयर की बॉडी बनी है, आउटर लेयर को हम इपिडर्मिस कहते हैं, फिर बीच वाले लेयर को मिडिल वाले को हम डर्मिस कहते हैं और जो इनर जो होता है वो क्या होता है वो होता है सीलोमिक इपिथीलियम लेयर। अब देखिए इपिडर्मिस जो होती है आप यहाँ पे देखिए ये इसका जो लेयर है ये क्या है इपिडर्मिस लेयर है। इपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मसल्स इसमें पाई जाती है, कंटेन सेंसरी एंड ग्लैंडुलर सेल। इसी इपिडर्मिस लेयर में ही इनके ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं और जो कि क्या करते हैं प्रोटेक्ट द बॉडी एंड हेल्प इन डी अटैचिंग स्टिमुलाई। ये किसी अदर वाइब्रेशन या फिर स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस का मतलब होता है किसी उत्तेजक, यानी बाहर कोई प्रे दिखा तो ये क्या करते हैं ये स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को कि हाँ यहाँ पे प्रे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस क्या करती है प्रोटेक्शन करती है एक तो बॉडी की और हेल्प करती है स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में। डर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी मिडिल लेयर है। आप यहाँ देखिए यहाँ से ये बड़ा वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर है सबसे बड़ा लेयर बीच वाला वो क्या हुआ डर्मिस लेयर हुआ। और यहाँ पे आप ये इपिडर्मिस में आप देख रहे हैं यहाँ म्यूकस की ग्लैंड है, न्यूरोसेंसरी सेल है, मूरिफॉर्म ग्लैंड है, ठीक है। ये सारे इपिडर्मिस में ये ग्लैंड सिस्टम पाया जाता है, ग्लैंडुलर सिस्टम और सेंसरी सेल जैसे न्यूरोसेंसरी सेल है, ठीक है। और डर्मिस जो है डर्मिस थिकेस्ट पार्ट होती है बॉडी की, सबसे मोटी वाली थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं containing calcareous ossicles. Ossicles form a rigid endoskeleton with spine and provide protection. इसके बॉडी में जो डर्मिस लेयर है उसी में क्या होता है कि एंडोस्केलेटन जो बनाता है और वो स्पाइन की वजह से बहुत हार्ड होता है, क्लिकेरियस होता है, यानी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है वहाँ पे और उसमें स्पाइन जो होती है स्पाइन भी हार्ड होती है
इसकी डर्मिस में पाई जाने वाली, और जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है और एक परफेक्ट सेफ मिलता है, एक तरीके से कहें हम तो। और इसी हिस्से में, डर्मिस वाले ही इस हिस्से में पेडिसिलरी पाई जाती है, पैपुली पाई जाती है। ये सब के सब क्या होते हैं, डर्मिस वाले हिस्से में ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब देखिए, पेडिसिलरी टीनी पिनर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट फॉर क्लीनिंग एंड डिफेंस। ये पेडिसिलरी क्या काम करती है कि डिफेंस का काम करती है, यानी स्टार फिश को अदर एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसकी बॉडी का क्लीनिंग करती है, यानी जो भी मान लीजिए रॉक में कहीं चिपका है या फिर और कोई वेस्ट मटेरियल है, उसको भी ये क्लीन करने का काम करती है पेडिसलरी। और पैपुली का काम क्या होता है, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम स्टार फिश में पैपुली ही करती है। ये डर्मल ब्रैंकाई के भी नाम से जानते हैं हम इसको। ये थिन वॉल्ड, ये पतली होती है, थिन वॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द सीलोम and they project through the dermis for respiration and excretion। ये पैपुली, पेडिसिलरी, ये सब के सब किस लेयर में पाए जा रहे हैं आपके, ये डर्मिस वाले लेयर में। जबकि इपीडर्मिस में क्या क्या पाया जा रहा था, जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम थे इनके और जो न्यूरोसेंसरी सेल था, ये सब के सब कहाँ थे, इपीडर्मिस लेयर में। अब हम मसल्स लेयर की बात करें तो आपको पता है मसल्स लेयर में सर्कुलर मसल्स लेयर होता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होती है, लेकिन इनमें जो तीसरा लेयर है वो क्या है, सीलोमिक एपिथेलियम या इनर लेयर। इसमें मसल्स पाई जाती हैं, स्पेशली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। प्ले ए रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सीलोमिक एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये सिक्रीशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है, यानी जो ये फूड मटेरियल खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, लाइन द सीलोमिक कैविटी, ये सीलोमिक कैविटी होती है। इसके स्पेशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनके बॉडी वॉल की, जैसा कि आपको पता है कि बॉडी में 3 स्ट्रक्चर पाया गया। पहला इपिथेलियल लेयर थी, इपिथेलियल में क्या पाया जा रहा था, सारे ग्लैंडुलर सेल और इनके न्यूरोसेंसरी मसल्स, मस्कुलर सेल, ये सारे इपिडर्मिस में। और डर्मिस वाला जो था वो उसमें एंडोस्केलेटन पाया जा रहा था, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन था, कैलकेरियस ओसिकल्स थे, और जिसकी वजह से एंडोस्केलेटन क्या था, इनका हार्ड था। और दूसरी बात, उसमें क्या क्या पाई जा रही थी, पेडिसिलरी और पैपुली दोनों ही डर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट थी। और सीलोमिक एपिथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना था और इसका काम क्या होता है, प्ले रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो ये इसके तीनों बॉडी लेयर थी। अब इस कुछ बॉडी बॉल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, स्पेशल फीचर की, तो स्पाइन पाया जाता है, जो कि अभी मैंने बताया। और स्पाइन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना दूसरे एनिमल से। स्टार फिश को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये क्लकेरियस होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। और दूसरा इसका स्पेशल फीचर पेडिसिलरी था, जो कि जॉ लाइक स्ट्रक्चर था। और रिमूव वेस्ट मटेरियल, एक तरीके से हम कहें तो रिमूव क्या करता है, ये बॉडी के इनके पूरे क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है। और पैपुली, ये सॉफ्ट था, थिन प्रोजेक्शन था, और ये सब दोनों के दोनों कहाँ पाए जा रहे थे, डर्मिस वाले लेयर में तीनों। और ये रिस्पिरेशन और वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में हेल्प कर रहा था। नोट करके यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। एक तरीके से कहें तो ये पूरा अभी तक आपने जो पढ़ा है ये उसकी पूरी समरी है। The body wall of the starfish is made up of an epidermis, dermis with calcareous ossicle and forming the endoskeleton and coelomic epithelium। इन तीनों लेयर से बनी हुई होती है। एंड इट वियर स्पाइन, इसके ये इसमें क्या क्या होता है, बॉडी वॉल में स्पाइन होते हैं, यानी नुकीले कांटे होते हैं, जो कि कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, जो कि हार्ड होते हैं। पेडिसिलरी होती है, पैपुली होती है, एंड सर्विंग फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डिफेंस। इन सब का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का, रेस्पिरेशन का यानी सांस लेने में मदद करती है, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन में पैपुली हेल्प करती है, इसका मतलब ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। और डिफेंस का, डिफेंस का मतलब किसी अदर बड़े प्रे से इनको बचाने का भी काम कौन करता है, ये इसके नुकीले जो कांटे होते हैं, एक तो स्पाइन हो गया और दूसरा ये पेडिसिलरी और पैपुली, पेडिसिलरी नहीं, मेनली पैपुली और स्पाइन।
अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनमें डाइजेशन कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है, ये कार्निवोर्स है यानी मांसाहारी है, कार्निवोर्स। और इनका फेवरेट फूड क्या है, मोलस्का है, जो कि इससे पहले आपने जिस फाइलम को पढ़ा, फाइलम मोलस्का के एनिमल इनका फेवरेट फूड है। और उसमें भी मोलस्का में भी वाइवाल्विया के, वाइवाल्विया के, यूनिवाल्विया के नहीं, ठीक है। और वाइवाल्विया में आपका क्या आ रहा था, क्लेम्स, ओएस्टर, मसल्स, क्लेम्स, ओएस्टर, ओएस्टर जिनसे हम मोती ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ओएस्टर, मसल्स, ठीक है, ये कुछ इसके फेवरेट फूड हैं। ये छोटे छोटे हैं, स्टारफिश से इनकी साइज छोटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने ट्यूब फिट की वजह से आसानी से इसे पकड़ लेते हैं, कांटों कांटों में ये फंस जाते हैं और वो अपने माउथ के थ्रू इन्हें अंदर ले लेते हैं। माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरल सरफेस पे। अब देखिए, अब आपको एकदम इस फिगर में एकदम कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्लियर फिगर है यहाँ। ये देखिए जो छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है, इसका मेड्रीपोराइट है। और ये स्केलेटल प्लेट है, कटीली कटीली जो दिख रही है आपको। बीच में ये रिटेक्टर मसल्स है, ये रिटेक्टर ग्लैंड है, इसके जस्ट अपोजिट साइड ये लाइनिंग पतली पतली जो दिख रही है, ये रिटेक्टर मसल्स है। यहाँ पे आप छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, इसका एनस है। और हर आर्म में ऐसा नहीं कि एक आर्म में अगर रिटेक्टर मसल पाया जा रहा है तो दूसरे में एम्बुलेक्रल ग्रुप, नहीं, ये सब में ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, तो इसलिए इसको एक एक आर्म में दिखाया गया है। ये देखिए, ये है एम्बुलेक्रल प्लेट और ये है एम्पुली, इसके दोनों साइड इधर आप देख रहे हैं ये गोनड है, ठीक है। और ये बीच में आप ऐसे स्टार शेप में ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पाइलोरिक डक्ट है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक जो आपको दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल शेप, ये इसका पाइलोरिक डक्ट है जो कि फूड मटेरियल को डाइजेशन करके हर आर में भेज रहा है। ये पाइलोरिक स्टमक है, ये पाइलोरिक सिकी, और ये इसका बड़ा सा जो हिस्सा है ये क्या है, कार्डियक स्टमक है। यानी इसमें दो टाइप का स्टमक, एक कार्डियक स्टमक और दूसरा पाइलोरिक स्टमक। पहले हम एक एक चीज की बात कर लेते हैं, माउथ और ओसोफेगस, फिर उसके बाद बाकी स्टमक में आएंगे। माउथ कहाँ है, लोकेटेड सेंट्रली ऑन द ओरल सरफेस ऑफ द डिस्क। ये जो बीच में बड़ा सा ये सेंट्रल डिस्क कहलाता है, ये जो बड़ा हिस्सा है जहाँ पे 5 के 5 आर्म आपके आके अटैच हो रहे हैं, वही हिस्सा क्या कहलाता है, सेंट्रल डिस्क होता है। और इसी सेंट्रल डिस्क में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब फिट, ये सारी चीजें यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सब इसी छोटे से हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसके माउथ की बात करें तो सेंट्रली लोकेटेड ऑन द ओरल सरफेस, ओरल सरफेस पे ये बीचों बीच में स्थित रहता है सेंट्रल डिस्क के, एंड सराउंडेड बाय ए सॉफ्ट मेम्ब्रेन एंड लीड इनटू द ओसोफेगस। ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है और बाद में ये किस में जाकर के खुलता है, ओसोफेगस में, ठीक है। तो इसोफेगस की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये माउथ है, उसके बाद ये ओसोफेगस है, तो ये शॉर्ट होता है, नैरो होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। ये ओसोफेगस का काम क्या होता है, ये माउथ को क्या करता है, इसके स्टमक से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब हम अगर इसके स्टमक की बात करें तो स्टमक दो टाइप का, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये इसका माउथ है स्टारफिश का, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका ओसोफेगस है, और ओसोफेगस क्या कर रहा है, इसके स्टमक से इसको कनेक्ट कर रहा है। ये हो गया माउथ, ये हो गया इसोफेगस, इसोफेगस, और ये हो गया इसका स्टमक। अब स्टमक में दो हिस्से, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। अब देखिए कार्डियक स्टमक, स्टमक आर टू डिस्टिंक्ट रीजन। ये कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक हमने आगे भी कई सारे एनिमल जो आपने आगे फाइलम पढ़े उसमें भी कई सारे एनिमल में थे, ठीक है।
प्रॉन के केस में भी था और कॉकरोच के भी केस में कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। कार्डियक स्टमक की अगर हम बात करें तो ये लार्ज सैक लाइक यानी पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है। ओवरेज कैन बी पुश आउट थ्रू द माउथ। स्टारफिश यूज इट टू एक्सटर्नली डाइजेस्ट प्रे, स्पेशली बाइवाल्व। जो स्टारफिश होता है इसका स्पेशली यूज इसलिए करता है कि जो थोड़ा बहुत पच चुका है एनिमल, यानी जो एक्सटर्नली उसने डाइजेस्ट कर चुका है, उसको पचाने के लिए ये कार्डियक स्टमक में उस फूड मटेरियल को भेजता है। जैसे स्पेशली बाइवाल्विया जो कि हमने बताया ये मोलस्कन है, क्लेम हो गया, ऑयस्टर हो गया, इन सबको जो बाहर ही उसने खा लिया है, मतलब एक तरीके से कहें तो हम अर्ध पचा, यानी आधा वो वहीं पे डाइजेस्ट हो गया है, आधा जो बचा है उसको वो कार्डियक स्टमक में आता है डाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन फूड बिफोर पुलिंग इट बैक इनसाइड। जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं कार्डियक स्टमक में, ये क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद से तब ये पाइलोरिक स्टमक में उसको भेजते हैं। जबकि पाइलोरिक स्टमक क्या होता है, स्मॉल होता है, एबव द कार्डियक स्टमक के जस्ट ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कार्डियक स्टमक हो गया, बड़ा होता है कार्डियक स्टमक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पाइलोरिक स्टमक, ये पाइलोरिक हो गया, ये पाइलोरिक स्टमक क्या होता है, छोटा होता है उसके कंपेयर में साइज में। ठीक है, और रिसीव फूड आफ्टर पार्शियल डाइजेशन। ये जब कार्डियक स्टमक में आधा फूड पच जाता है तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका पाइलोरिक स्टमक में। एंड कनेक्ट टू पाइलोरिक सीकी फॉर फर्दर डाइजेशन। ये पाइलोरिक सीकी से कनेक्ट रहते हैं इसके फर्दर डाइजेशन के लिए। और यहीं पे क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि इनका फूड मटेरियल को एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था इसके कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक के बारे में। अब हम पाइलोरिक सीकी की बात करें तो क्योंकि पाइलोरिक स्टमक कनेक्ट रहता है पाइलोरिक सीकी से, तो टू लार्ज ब्रांचेज डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ईच आर्म, हर एक आर्म, मान लीजिए 5 आर्म है, पांचों आर्म में दो दो रो में प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्यूफिट के बारे में बताया कि 5 आर्म में 2 रो में प्रेजेंट होते हैं ट्यूफिट, तो सेम वैसे ही हर 5 आर्म में पाइलोरिक सीकी भी कितनी प्रेजेंट होती है, 2 रो में प्रेजेंट होती है, यानी 10 एक तरीके से कहें तो हम। टू लार्ज ब्रांच डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ईच आर्म, हर एक आर्म में, एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये पाइलोरिक सिकी का काम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं जो एब्जॉर्प्शन करता है और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। अगर हम इसके इंटेस्टाइन की बात करें तो वेरी शॉर्ट, इंटेस्टाइन क्या होती है, बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है इसकी इंटेस्टाइन, और एराइज फ्रॉम द पाइलोरिक स्टमक, इसी पाइलोरिक स्टमक से ये यहाँ से एराइज होता है। ठीक है, मेन कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक में डिफरेंस ही पूछा जाता है। एनस की बात करें तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये माइन्यूट सा छोटा सा एक होल था जो कि कहाँ प्रेजेंट था, सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट था और एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट था। इसका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड रहता है उसको वो क्या करता है, एनस बाहर कर देता है और उसके बाद पैपुली से वो उसकी बॉडी से एकदम बाहर हो जाता है। ठीक है, तो एनस इज ए minute hole like structure located on the aboral surface of the central disc and remove undigested waste material। ये undigested waste material को remove करता है। मोड ऑफ फीडिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये छोटे छोटे जो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे एनिमल्स जो होते हैं, इनको ये खाने का काम करते हैं। जैसे कि मोलस्का इनका फेवरेट फूड है, उसमें भी मसल्स और ऑयस्टर। और ये ट्यूब फूड का यूज करते हैं उसको पकड़ने के लिए। और इजेक्ट द कार्डियक स्टमक इनटू द सेल एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। माउथ इनका प्रेजेंट होता है, देखिए ट्यूब फिट की हेल्प से ये क्या करते हैं, उस सरफेस पे अटैच होते हैं और ट्यूब फिट के ही हेल्प से वो छोटे से प्रे को पकड़ते हैं, अपने माउथ में रखते हैं, वहां से ये कहाँ करते हैं, कार्डियक स्टमक में भेजते हैं। और कार्डियक स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ भेज दिया जाता है,
पाइलोरिक स्टमक में भेज दिया जाता है। फिर पाइलोरिक स्टमक में जाकर के डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, किसके हेल्प से? पाइलोरिक सिकी की हेल्प से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है। डाइजेशन कंप्लीट इन पाइलोरिक सिकी, पाइलोरिक सिकी में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब हो जाता है इनके इंटेस्टाइन वाले हिस्से में। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को एनस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एनस के थ्रू वो फूड मटेरियल कहाँ, वेस्ट फूड पार्ट कहाँ भेज दिया जाता है? पैपुली में, और पैपुली में के ही थ्रू क्या हो जाता है? वो बाहर निकल जाता है। ये था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। वैसे तो हमने यहाँ पे पाथवे भी इसका नोट किया हुआ है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टार फिश कंसिस्ट ऑफ माउथ, माउथ से गया वो ओसोफेगस में, इसोफेगस के बाद कहाँ गया? कार्डियक स्टमक में, जो कि सबसे बड़ा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद वहां से भेज दिया गया पाइलोरिक स्टमक में, ये छोटा होता है और जस्ट कार्डियक स्टमक के पास ही पाया जाता है। उसके बाद पाइलोरिक स्टमक में बहुत सारे पाइलोरिक सिकी होती हैं और ये पाइलोरिक सिकी 2 रो में प्रेजेंट होती है हर 5 आर में, और इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और यहीं पे डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फूड मटेरियल को इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है जहाँ पे इसके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और उस वहाँ से इंटेस्टाइन का हिस्सा जो होता है वो छोटा हिस्सा होता है। इंटेस्टाइन से बाकी जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको, वेस्ट प्रोडक्ट को एनस में भेज दिया जाता है और एनस के थ्रू वो पैपुली से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इट्स सो ए यूनिक मेथड ऑफ एक्सटर्नल डाइजेशन बाय एवरेटिंग द स्टमक। ये एक्सटर्नल डाइजेशन है, ठीक है, यानी ये एक यूनिक मेथड शो करता है एक्सटर्नल डाइजेशन का, यानी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद से उसको कहाँ भेज दिया गया? सब का सब फूड जो वेस्ट मटेरियल था वो कहाँ से कहाँ चला गया? जैसे कि आप मान लीजिए फूड मटेरियल आया, ट्यूब फिट से उसने पकड़ा, ट्यूब फिट के हेल्प से किसी ओएस्टर और क्लेम को पकड़ा, ट्यूब फिट की हेल्प से, फिर उसको उसने कहाँ भेज दिया? माउथ में। माउथ से कहाँ आया? ओसोफेगस में। ओसोफेगस, ओसोफेगस से कहाँ भेजा उसने? ओसोफेगस से कार्डियक स्टमक, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है यहाँ, और कार्डियक स्टमक से ये कहाँ आ रहा है? स्टमक, कार्डियक स्टमक से ये कहाँ आ रहा है? पाइलोरिक स्टमक में। पाइलोरिक, जो अभी तक आपने पढ़ा है ये इसकी पूरी समरी है। पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक से ये कहाँ आ रहा है? पाइलोरिक स्टमक में अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद पाइलोरिक सिकी, जो कि पाइलोरिक सिकी कहाँ पाई जा रही है? 5 के 5 आर में और 2 रो में। और इस पाइलोरिक सिकी से जब डाइजेशन कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कहाँ किया जा रहा है? इंटेस्टाइन में। ठीक है, और इंटेस्टाइन से उस फूड मटेरियल को कहाँ भेज दिया जा रहा है? एनस में, और एनस में वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जा रहा है और पैपुली के थ्रू से, क्योंकि पैपुली भी एक्सक्रीशन का काम करती है। पैपुली में पानी आता है, पानी की धारा जैसे तेजी से आई और जब पानी की धारा वापस आने लगेगी तो उसी के साथ क्या हो जाता है? ये इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये था इसका कुछ डाइजेशन का पाथवे। ठीक है, आई होप आपको स्टार फिश का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आउटर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक्सटर्नल, इंटरनल, और उसके साथ ही साथ आपको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे उसका ट्यूब फिट पाया जा रहा है, कहाँ पे उसकी पाइलोरिक सिकी, पाइलोरिक डक्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।